हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे 5वीं यूनिट, जिसे हम चैप्टर 5 लिखा हुआ है पृष्ठ रसायन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्प्रेरक। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जिन्हें हम कैटालिसिस भी बोलते हैं। और यहाँ शब्द लिखा है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का मतलब होता है बहुवचन, बहुत सारे उत्प्रेरक, जिन्हें एक बार में, जैसे विभिन्न उत्प्रेरक होंगे तो उनको एक बार में बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरण। यानी कि ये बहुवचन शब्द है उत्प्रेरण, जिसे कैटालिसिस बोलते हैं। और उत्प्रेरक को हम कैटालिस्ट बोलते हैं। तो उत्प्रेरक आपके चैप्टर सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ईजी तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरक के पहले जान लेते कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो उत्प्रेरक कहलाता है। लिखा है यहाँ पर, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया आपकी जो होती रहती हैं परमानेंट, या आप कोई प्रयोगशाला में रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर किसी विशेष पदार्थ, यहाँ पर ये जो लिखा है विशेष पदार्थ, यही आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। किसी विशेष पदार्थ, जो अंडरलाइन कर दिया है, की उपस्थिति के कारण परिवर्तित हो जाती है। यहाँ परिवर्तित का मतलब होता है या तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है या घट जाती है। या तो दर अभिक्रिया की जो चल रही थी, जिस नियम से वो चल रही थी, या तो उसकी अभिक्रिया की दर घट जाती है या बढ़ जाती है। परंतु पदार्थ, जो पदार्थ विशेष डाला गया, ये पदार्थ विशेष डाला गया, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, घटा देता है। इसके एग्जाम्पल ऐसे देंगे, आपके बिल्कुल माथे में आ जाएगी। परंतु पदार्थ अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। वह विशेष पदार्थ उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक यहाँ पर कहलाता है लिखना होगा भाई, कहलाता है, ठीक। विशेष पदार्थ ही उत्प्रेरक कहलाता है, जो हमने विशेष पदार्थ डाला। यहाँ देखिए उत्प्रेरक लिखा, एक पदार्थ की बात हो रही, यानी एक उत्प्रेरक की बात हो रही, तो हम उसे उत्प्रेरक बोलेंगे। और विभिन्न उत्प्रेरकों को हम उत्प्रेरण बोलते हैं। एक पदार्थ उत्प्रेरक कहलाता है, विभिन्न पदार्थ उत्प्रेरण कहलाते हैं, जो उत्प्रेरक। अब आपको एक ऐसी भाषा में बताते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए कि उत्प्रेरक क्या होता है। जैसे दो मित्र आपस में ऐसे ही अचानक लड़ रहे हैं, तो लड़ रहे हैं, थोड़ी छोटी बातों से बहस कर रहे हैं, और उसमें तीसरा आ जाए चुगलखोर। यहाँ पर उत्प्रेरक को आप चुगली करने वाला भी मान सकते हैं। जैसे कोई चुगली कर रहा हो, तो दो पदार्थ आपस में, दो दोस्त आपस में लड़ने वाले थे, बस बातों से लड़ रहे थे। चुगली करने वाला आया, वो आपस में लड़ने लगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और चुगली करने वाला निकल गया। यहाँ लिखा है, परंतु पदार्थ अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। यानी कि वो क्रिया तो बढ़ा देता है। जैसे कोई बैलगाड़ी चलती है, तो जो बैलगाड़ी चालक होता है वो हाथ में हंटर पकड़े होता है। भाई बैलगाड़ी को कौन खींच रहा है? दो बैल ही तो खींच रहे हैं। या सिंगल बैल, कोई घोड़ा गाड़ी हो तो वो सिंगल होती है। लेकिन जो हंटर होता है, हंटर गाड़ी को चलाता नहीं है, वो क्या करता है, उसको दिखाता रहता है, एक मार दिया तो गाड़ी तेज़ी से चलने लगती है। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी घोड़ा गाड़ी तेज़ी से चलने लगती है। तो आप बात को समझिए, क्या कह रहा है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी कि स्पीड, रेट, किसी विशेष पदार्थ की उपस्थिति, कोई विशेष पदार्थ उनमें और डाला गया, जैसे घोड़ा गाड़ी चल रही, उसके लिए हंटर मार देना, या फिर घोड़ा गाड़ी चल रही है उसकी नकेल खींच लेना। एक हंटर और एक नकेल जो हाथों में पकड़ी जाती है, नकेल खींचने से घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी जो चल रही है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और हंटर मारने से स्पीड बढ़ जाएगी। तो अभिक्रिया की दर किसके विशेष पदार्थ की उपस्थिति के कारण परिवर्तित हो जाती है।
परिवर्तित हो जाती है, या तो घटेगी या बढ़ेगी। कोई विशेष पदार्थ ही डाल लेंगे, जैसे नकेल को खींच लेंगे तो वो विशेष हो गया कि दोनों हाथों से नकेल खींची, दोनों बैल रुक गए हैं और घोड़े गाड़ी की स्पीड, जो बैलगाड़ी की स्पीड कम हो गई है। और अगर आपने हंटर चलाया है तो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन उस हंटर का और उसका कुछ नहीं, वो हंटर या नकेल गाड़ी को नहीं चलाता है, वो सिर्फ दिशा बताता है। परंतु पदार्थ अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है, वो रासायनिक रूप से अलग हट जाता है, सिर्फ क्रिया कराने के लिए ही आता है। उस अपक्रिया में डाला गया, उसने क्रिया की दर को बढ़ा दिया या घटा दिया, बस यही करता है। और अपक्रिया के अंत में हट भी जाता है, खुद को अलग कर लेता है। जो उत्प्रेरक पदार्थ होता है, रासायनिक अपक्रिया दो पदार्थों के बीच में हो रही है तो वो खुद को अलग भी कर लेता है। वह विशेष पदार्थ उत्प्रेरक, अकेला है तो उत्प्रेरक, बहुत से हैं तो उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, A+B दो अभिकारक अणु हैं, अभिक्रिया करने वाले अभिकारक अणु कहलाते हैं। ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया मंद गति से होती है, तो एक C+D उत्पाद बनाते हैं। लेकिन अभिक्रिया की दर बढ़ानी है तो हमने इसमें क्या डाल दिया, एक M नाम का उत्प्रेरक डाल दिया। अब वो इन दोनों की अपक्रिया आपस में टक्कर मुठभेड़ करा दी स्पीड से, तो C+D भी बना और ये क्या है, उत्प्रेरक M, और ये स्वयं अपक्रिया के अंत में M के रूप में ही निकल जाता है। तो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। यानी कि दो मित्रों के बीच में या तो सुलह करा दे या लड़ाई को बढ़ा दे। सुलह कराकर वो चला जाएगा और लड़ाई बढ़ाकर भी वो क्या चला जाएगा। तो अपक्रिया किनके बीच में होगी, दो मित्रों के बीच में। दो मित्र आपस में लड़ गए और किसकी वजह से, जिसने बीच में चुगली कर दी। ठीक है, तो चुगली कर दी तो वो उत्प्रेरक हो गया, चुगली करने वाला उत्प्रेरक। या नेता बनकर आ गया, भाई आपस में लड़ना ठीक नहीं है, तो अपक्रिया की दर यानी लड़ाई की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसको इस भाषा में बता रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, इसलिए ऐसी बातें बता रहे हैं, वरना कोई रीज़न नहीं। अगर आप सही से बात समझ रहे हैं तो लाइन से ही समझ जाएंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट, जब पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं, ठीक, को अकेले गर्म किया जाता है, अकेले ही गर्म किया जाता है, इसके साथ कोई डाला नहीं जा रहा है, तो अपघटन मंद यानी धीमी गति से होता है और कम मात्रा में O2 मुक्त होती है। कैसे, जैसे अब आपको यहाँ पर अपक्रिया कराते हैं, KClO3 को जब हम गर्म करते हैं, सी को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, KClO3 को हम जब गर्म करते हैं, तो आपका बनता है पोटेशियम क्लोराइड और O2। अब इस संतुलित कर लें, संतुलित तो आप करना जानते हैं, नहीं जानते तो आपको बताते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है और ऑक्सीजन को हम O2 में लिखते हैं, तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसा कर लेंगे कॉमन संख्या मिल जाए, तो 2 3 6 हो गए ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3O2 कर देंगे, क्योंकि 2 3 6 3O2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 KCl बन जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या हो रही, कम मात्रा में मुक्त हो रही है और अपघटन धीमा, अपघटन मंद हो गया। अब यहाँ पर अपघटन जब मंद हो गया है तो हमें इसका अपघटन, जैसे पोटेशियम क्लोराइड 1 किलोग्राम है और वो बहुत धीमे गति से किन दो चीज़ों में टूटता है, KCl और ऑक्सीजन में टूटता रहता है बहुत धीमी गति से। परंतु जब, आगे लिखा है, परंतु जब पोटेशियम क्लोरेट में इसी में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के साथ गर्म किया जाता है तो अपघटन तीव्र गति से होता है और अपक्रिया और अधिक मात्रा में O2 मुक्त होती है। अब देख लीजिए कैसे, KClO3 और इसमें हम डालेंगे MnO2, इसके साथ हम गर्म कर देंगे MnO2, ये क्या अभिकारक, और क्या बनेगा KCl + O2 और क्या निकल जाएगा MnO,
O2 और उत्प्रेरक जब भी डालते हैं उसको बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अपघटन लिख देंगे, अपघटन तीव्र। ठीक है, अपघटन तीव्र किसके कारण हुआ? देखिए वही चीज है पोटेशियम क्लोराइड, इसमें क्या डाल दिया गया? मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, तो इसे हम कर देंगे 3O2 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे गर्म। अब देखिए अब क्रिया, जब पोटेशियम क्लोराइड को अकेले, सिर्फ अकेला था, गर्म किया जा रहा था तो KCl और ऑक्सीजन जो मुक्त हो रही थी वो अपघटन हो रहा था कम मात्रा में। अपघटन कैसा था? मंद। परंतु जब पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया तो अपघटन हो गया तीव्र गति से। किसके कारण? MnO2 के कारण। और देखिए जैसा डाला था वैसा ही प्राप्त हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक। और ये क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक। फिर वही बात है कि परंतु अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई बदलाव आता ही नहीं। जो भी उत्प्रेरक डाले जाते हैं उसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता, नो चेंज, बस वो अभिक्रिया कराने के लिए यूज किया जाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। इसका मतलब होता है कि अलग हट जाते हैं। अभिक्रिया कराने के बाद जो उत्प्रेरक जो पदार्थ डाला है वो अलग हट जाता है, क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। अब यहाँ देख लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन तो पहले भी हो रहा था लेकिन मंद गति से। अब कैसे हो रहा? पोटेशियम क्लोराइड में मैग्नीज डाइऑक्साइड डाली, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलने लगी। अब जो 1 किलो लिया था वो कहे 10-20 मिनट में ही पिघल जाए, और पहले अपघटन हो रहा था कि घंटों लग जाएं। तो अपघटन किसकी वजह से तीव्र हुआ? उत्प्रेरक। और ये देखिए अपक्रिया के अंत में भी वैसे ही प्राप्त हुआ, MnO2 जैसा था वैसे ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब होता है अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है वो ही पदार्थ, वो विशेष पदार्थ ही उत्प्रेरक कहलाता है। ये विशेष पदार्थ ही उत्प्रेरक कहलाता है। आपको फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर किसी विशेष पदार्थ, कौन है विशेष पदार्थ? उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण परिवर्तित हो जाती है, यानी कि इसकी स्पीड कैसी हो गई? अपघटन तीव्र हो गया। परंतु पदार्थ अभिक्रिया, यही विशेष पदार्थ अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, जैसा यहाँ डाला गया वैसे यहाँ प्राप्त हो गया, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इन 2 बंदों की, जो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है, इनकी स्थिति बदल दी, इनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दिया। अगर घटा दिया होता तब भी उत्प्रेरक ही होता। परिवर्तित का मतलब होता है या तो अपक्रिया की दर को बढ़ा दें या घटा दें। तो अब ये रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ये उत्प्रेरक के प्रकार हो गए। और एक आपको बात बताना चाहते हैं कि यदि हमारे आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो हमारे वीडियो से नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए कि आपको वीडियो प्रोवाइड होने वाला है। क्योंकि वीडियो को हम इस कंडीशन में डालते हैं, पहले से ही ये जानकारी हो जाती है उस स्टूडेंट को जो पहले से ही जुड़ा है कि अगला वीडियो किस टॉपिक का आने वाला है। पहली बात तो हम क्रम से चल रहे हैं, ये पहली बात है कि आपके हम जो भी सिलेबस कराएंगे A to Z, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। जो 30% माइनस कर दिया गया उसको बताकर चलेंगे कि कहाँ पर माइनस है कहाँ पर नहीं, कितना घटा दिया गया उतना सिलेबस को हम हटाकर ही बताएंगे आपको। तो यहाँ पर ये हो गया आपका उत्प्रेरक टॉपिक। ये टॉपिक इतना मज़ेदार है, अगर आप पढ़ते जाएंगे तो मज़े मज़े में सीख जाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। अब आ जाएंगे उत्प्रेरक के प्रकार। अब यहाँ पर उत्प्रेरक तो आपने पढ़ लिया है, अब लिखते हैं उत्प्रेरक के प्रकार।
इसको रफ कर दें। तो यहां पर लिखेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। अरे प्रकरण लिख दिया, प्रकारण लिख दिया है। तो उत्प्रेरक के प्रकार हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। अभी तो एग्जाम्पल चलते रहेंगे। तो पहले उत्प्रेरक में हम इसकी हेडिंग डालेंगे नंबर 1, फर्स्ट भौतिक प्रावस्था, भौतिक प्रावस्था के आधार पर, किसके आधार पर? भौतिक प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। यहां पर लिख देंगे उत्प्रेरक के प्रकार। पदार्थ की भौतिक अवस्था प्रावस्था तो आप जानते हैं। भौतिक प्रावस्था क्या होती है? नंबर 1 होता है ठोस, द्रव और गैस, तीन ही प्रावस्थाएं होती हैं। तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी उत्प्रेरक। पहला आपका हो जाएगा समांगी उत्प्रेरक और नंबर बी विषमांगी, विषमांगी उत्प्रेरक। तो भौतिक प्रावस्थाएं तीन ही होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे तो बायोलॉजी के हिसाब से 5 होती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 की ही बात हो रही है। भौतिक प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो भौतिक प्रावस्था यानी ठोस, द्रव और गैस के आधार पर आपको बताना होगा कि भौतिक प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग समांगी विषमांगी में ये समझ लेते हैं समांगी मिश्रण पूछा गया और विषमांगी मिश्रण पूछा गया। ऐसा नहीं होता, यहाँ उत्प्रेरक की बात है। तो समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। तो नंबर फर्स्ट ए हेडिंग डालेंगे समांगी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। तो आप समझिए भौतिक प्रावस्था के आधार पर 2 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। अगर इन्हें बहुत कर दिया जाए अधिक मात्रा में बहुवचन के लिए, तो यहाँ उत्प्रेरक के स्थान पर उत्प्रेरण भी लिख सकते हैं आप। तो समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। समांगी उत्प्रेरक के बारे में अब हम लिखेंगे। समांगी उत्प्रेरक के बारे में क्या लिखेंगे? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं।
देख लीजिए बात लिखी हुई है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी कि अभिक्रिया करने वाला और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में, यानी कि ऐसा मान लेंगे यहाँ पर अभिकारक अगर ठोस है तो आपका उत्प्रेरक भी ठोस होना चाहिए। यदि अभिकारक आपका गैस है तो उत्प्रेरक भी गैस होना चाहिए। अभिक्रिया करने वाला अभिकारक यदि आपका द्रव है तो उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में होना चाहिए, तभी आपका उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये क्या है? गैस। लिखकर बताते हैं का ऑक्सीकरण यानी O2, ये भी क्या है? गैस। और ये दोनों क्या है? अभिकारक, दोनों आपस में अपक्रिया करने वाले हैं। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ये भी क्या है? गैस। सब एक जैसी हैं, ये दोनों हैं अभिकारक। और ये क्या है? उत्प्रेरक। प्रावस्था देख लीजिए अभिकारकों की। अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन भी गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी गैस, ये अभिकारक हैं। कह रहा है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी अभिक्रिया करने वाले अभिकारक और उत्प्रेरक यानी कि जो ऐसे डाले जाते हैं जो अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, समान प्रावस्था में है। ये भी दोनों गैस हैं और ये भी गैस है, तो निर्माण किसका होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड का, SO3 का। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो रहे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर हमें इस पे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन गैस से कराया जाता है, वो भी अभिकारक हैं दोनों, और उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाली जाती है गैस, यानी गैस भी जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है वो भी गैसीय अवस्था में है और ये भी गैसीय अवस्था में है। तो उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो बनने वाला उत्पाद भी क्या है? गैस है। ये भी क्या है? गैस। और ये NO बाहर निकल जाएगा, प्लस NO, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या कहलाएंगे? अब ये उत्प्रेरक कहलाएगा समांगी। वही बात हो गई, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका समांगी उत्प्रेरक। अगर यहाँ कोई ठोस पड़ा होता, कैसा? ठोस, या लेते आप द्रव, तब क्या हो जाता? विषमांगी उत्प्रेरक। अभिक्रिया करने वाले ठोस हैं और अभिकारक और उत्प्रेरक कैसा है? गैस है, तो आपका ये हो जाता विषमांगी। पदार्थ की अवस्थाएं यदि दोनों की एक जैसी हैं, अभिकारक और उत्प्रेरक की, तो समांगी उत्प्रेरक, और वरना भिन्न भिन्न अवस्थाएं हो जाती हैं तो विषमांगी उत्प्रेरक। अब आपको बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये तो गैसों के लिए बता दिया, ये पहला था। अब दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं इसी का। CH3COOH और CH3 का जल अपघटन H2O एक्वेसस, इसका मतलब होता है जलीय विलयन। कैसा? जलीय विलयन। और ये तो पूरा जल है, ठीक। और जलीय विलयन किस अवस्था में होता है? द्रव। और जल भी द्रव होता है। ये दोनों अभिकारक हैं। ये किसकी उपस्थिति में क्रिया करेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी कैसा है? द्रव, ठीक। अब इससे बनने वाला उत्पाद क्या होगा? ये मेथिल OH के साथ में चला जाएगा तो CH3OH बनेगा। तो पहला बनेगा CH3OH, ये भी कैसा होगा? द्रव, ठीक। अब यहाँ पर CH3COOH, ये भी कैसा होगा? CH3COOH।
ये भी कैसा होगा, द्रव। तो द्रव होगा तो यहाँ पर द्रव 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 हो गए। जब क्या होता है, जब अभिकारक भी द्रव अवस्था में है, देख लिए पहले किस अवस्था में थे, प्रावस्था में, गैसीय प्रावस्था में, अब कैसे हैं, द्रव प्रावस्था में। देखिए मेथिल एसीटेट लिखा हुआ है, इसका जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन क्लोराइड द्रव की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें एसिटिक अम्ल वो भी द्रव प्राप्त होता है, कैसी प्रावस्था में, द्रव। और एथिल अल्कोहल यानी कि शराब, मेथिल अल्कोहल शराब, शराब को तो आप जानते हैं हमेशा द्रव ही होती है, ज़्यादा कार्बन बढ़ते हैं तब ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो देख लीजिए यहाँ ये और ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों अभिकारक हो गए, क्या हो गए, अभिकारक। और ये उत्प्रेरक, ये क्या है, उत्प्रेरक। ये अपक्रिया अकेले नहीं हो सकती, मेथिल एसीटेट में चाहे एथिल एसीटेट में, सॉरी जुबान लग गई थोड़ी सी, मेथिल एसीटेट में चाहे एथिल एसीटेट में जल डालकर ऐसे ही बिना HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में आपको एसिटिक अम्ल और मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल प्राप्त नहीं होगा। किसकी उपस्थिति, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण यह अपक्रिया तीव्र गति से होती है और ज़्यादा मात्रा में एसिटिक अम्ल और मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और स्वयं अपक्रिया के अंत में हट जाता है। लीजिए हट गया, ये क्या है, उत्प्रेरक, निकल कर बाहर। पहले इन दोनों विलयनों को आपस में मिलाया, द्रव में द्रव मिलाया, उत्प्रेरक भी द्रव क्या डाला, द्रव, तो कैसा उत्प्रेरक कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक। अब इस उत्प्रेरक को क्या हम कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था एक जैसी होती है वे उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखिए द्रव द्रव और यहाँ उत्प्रेरक भी द्रव, तो ये क्या हो गया आपका समांगी उत्प्रेरक। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका विषमांगी उत्प्रेरक। तो यहाँ पर इसी में बी एडिंग कर लेते हैं और इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, विषमांगी लिख जाएगा। देख लीजिए विषमांगी, ये लीजिए विषमांगी लिख गया। इस उदाहरण को अब रफ करना होगा। ये उदाहरण अब काम नहीं करेगा। अब लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी अभिक्रिया करने वाले और उत्प्रेरक, यहाँ पर जो समान प्रावस्था यहाँ पर आपको लिखना होगा भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। अब दो बार हम इसके आगे दो बना देते, इसका मतलब होता है दो बार भिन्न भिन्न बोला जाएगा। अब लेके गए हैं विषमांगी उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, विषमांगी, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं या उत्प्रेरण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हो आप बहुवचन कर सकते हो उत्प्रेरण, यहाँ भी कर सकते हो बहुत सारों के, जैसे ज़्यादा उत्प्रेरक के बारे में बोलेंगे तो उत्प्रेरण लिख सकते हो, एक के बारे में बोलेंगे तो उत्प्रेरक लिख दो। तो हम एक की बात कर रहे हैं तो एक लिख दो। अब ये लीजिए हो गया, क्या हो गया, विषमांगी उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले उत्प्रेरक और अभिक्रिया करने वाले अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्थाएं जो अलग अलग होती हैं तो उन्हें कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। आपको एग्जाम्पल बताते हैं। नंबर 1 उदाहरण, एक एग्जाम्पल आप समझ जाए तो एक से, नहीं तो हम बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। उदाहरण लिखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कैसे हैं भाई, दोनों अभिकारक हैं, दोनों क्या हैं, गैस। और यहाँ पर रिवर्सिबल का निशान लगाएं क्योंकि ये उत्क्रमणीय क्रिया होती है। यहाँ पर आयरन बटे मोलिबेडनम, ये क्या है, दोनों उत्प्रेरक। और यहाँ पर बनती है आपकी अमोनिया और ये आपकी विधि है हैबर।
कैसी विधि है? हैबर विधि। अब आपको बता देते हैं कि उत्प्रेरक को इधर निकलने पर लिखो चाहे ना लिखो, आपकी रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल 100% सही मानी जाएगी। जैसे एरो के ऊपर लिखा होता है, इधर निकलने के बाद लिखते हैं, तो आप लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन आपकी अभिक्रिया 100% सही मानी जाएगी। अब देख लीजिए, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में चाहे जितने दिन तक रख दीजिए, चाहे कितनी भी कंडीशन में रख दीजिए, कभी अमोनिया नहीं बन सकती। अभी ये संतुलित रिएक्शन नहीं है, अब इसको संतुलित भी करना है, कभी भी अमोनिया नहीं बन सकती है। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 1:3 में, कितने, 1 अगर लीटर नाइट्रोजन लें तो 3 लीटर हाइड्रोजन ले लें, या कह सकते हैं 1 अणु हम नाइट्रोजन का लें तो 3 अणु किसके चाहिए? हाइड्रोजन के। इनका मिश्रण हम मोलिबेडनम और आयरन के सिलेंडर से, अब आप जानते होंगे Fe यानी लोहा, मोलिबेडनम यानी लोहा, यहाँ अभिक्रिया कौन कर रहे हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो भी क्या है? गैस। और उत्प्रेरक आपका क्या है? लोहा। गैस और लोहे में कितना अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। गैस गैसीय अवस्था में होती है जिनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक फोर्स, यानी कि बोल सकते हैं अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है, वो गैसीय अवस्था में होती है। और वे पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य अंतरा आकर्षण बल बहुत ये बोल सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा अधिक होता है, वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो यहाँ पर आयरन किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में है? जो ठोस अवस्था में। तो आयरन, लोहा तो हमेशा ठोस अवस्था में होता है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को आयरन और मोलिबेडनम के मिश्रण से निकालते हैं तो अमोनिया बनती है। तो यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन तो पूरे करिए। जब हमने 2 नाइट्रोजन पूरे किए, क्योंकि N2 लिया था, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। ये हो गई अभिक्रिया संतुलित आपकी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि लोहा जो है वो ठोस अवस्था में होता है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस गैस होती है। तब इन गैसों को किस उत्प्रेरक से निकाला जाता है? आयरन और मोलिबेडनम। बिना इनकी उपस्थिति में ये अमोनिया नहीं बन सकती, और इनकी उपस्थिति कैसी है? ठोस की, और ये गैसें हैं, तो ये कैसा कहलाएगा? विषमांगी। ये कैसा उत्प्रेरक हो गया? विषमांगी। यहाँ पर उत्प्रेरक और अभिकारक, ये अभिकारक और ये उत्प्रेरक, इनकी भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, इसी कारण ऐसे पदार्थ विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे विषमांगी उत्प्रेरक। अरे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, इतने काफ़ी हैं, लेकिन अब अगला चलता है। अब आपके बताते हैं दूसरा पॉइंट। ये हो गया भौतिक प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरक या उत्प्रेरण के प्रकार, वो भी 1-2 प्रकार के थे, और दोनों प्रकार हमने आपको बहुत ही इजी तरीके से बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं, नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2, नंबर 2 अब किसी और आधार पर हमें उत्प्रेरक बताना होगा। नंबर 2 क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण लिखिए चाहे उत्प्रेरक लिखिए, उत्प्रेरण के प्रकार। तो क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरण लिखिए चाहे उत्प्रेरक लिखिए, उत्प्रेरण, उत्प्रेरक रखिए, एक को ही बताएंगे। नंबर 2
ऋणात्मक उत्प्रेरक। नंबर 3, लिखेंगे स्व उत्प्रेरक। नंबर 4, प्रेरित उत्प्रेरक। तो यहाँ पर बताते हैं क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार कितने होते हैं। क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इनकी क्रिया बढ़ाने की है। तो नंबर 2 होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को, रासायनिक अपक्रिया हो रही उसमें डाल दो, अपक्रिया की दर ही खराब हो गई, उसमें होने वाले अपकारिक अणु की क्या होती है, जो क्रियाशीलता है वो मंद पड़ जाती है। तो ये हो गई ऋणात्मक उत्प्रेरक, वो अपक्रिया की दर को घटा देते हैं। स्व उत्प्रेरक, बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं में ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे एथिल एसीटेट है या एसिटिक अम्ल है, ये स्वयं उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं। और प्रेरित उत्प्रेरक, यानी कि आप जैसे अपने दोस्त को समझाते हैं वैसे यहाँ पे ये भी ऐसा कोई उत्प्रेरक होता है जो यहाँ पर प्रेरणा देता है, प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। तो इन 4 उत्प्रेरक को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, उत्प्रेरक के प्रकार में। तो आप जान चुके हैं क्रिया विधि के आधार पर 4 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। तो इसमें से पहला हम उत्प्रेरक पढ़ेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। तो इसको अब हम रफ किए देते हैं, ये बाद में भी लिख लेंगे, पहले इनकी भाषा लिखते हैं। लिखेंगे इसके आगे, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते, यानी कि अपक्रिया की दर जो जितनी स्पीड से अपक्रिया हो रही है और पदार्थ बाहर से डालें तो अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, तो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जब उत्प्रेरक हमने आपको पहला पढ़ाया था, उत्प्रेरक का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो आपको पहला एग्जाम्पल बताया था पोटेशियम क्लोरेट वाला। तो वो रासायनिक अपक्रिया की दर में MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड अपक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, उदाहरण फर्स्ट, पोटेशियम क्लोरेट का हम अपघटन करते हैं और इसमें यदि तो हमारा बनता है 2KCl और प्लस O2, और वो भी 3O2, यानी इसका अपघटन हमें करना है। किसकी उपस्थिति हम डाल दें, MnO2। अगर पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन हम करते हैं तो बिना MnO2 की उपस्थिति में KCl बन रहा होता है और ऑक्सीजन भी मुक्त हो रही होती है, लेकिन कम मात्रा में। जब हम जैसे ही ये अपक्रिया चल रही है और उत्प्रेरक को हमने डाल दिया तो अपक्रिया की दर एकदम बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, अपक्रिया तेज़ी से होने लगेगी। और ये किसने बढ़ाया, MnO2 ने। तो ये क्या कहलाएगा, इस समय ये धनात्मक उत्प्रेरक है। धनात्मक उत्प्रेरक क्या है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक और आप देख लीजिए। नंबर 2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। जब इसका हम अपघटन करते हैं तो एक बनता है जल का अणु और ऑक्सीजन आदि मुक्त हो जाती है।
लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब हम अपघटन करते हैं तो थोड़ी अपक्रिया की दर धीमी गति से हो रही है, जल कम मात्रा में बन रहा होता है। लेकिन इसमें हम इसकी होती हुई अपक्रिया, जब अपक्रिया हो रही होती है तो हम इसमें क्या डाल दें, प्लेटिनम धातु। जैसे ही ये अपक्रिया पहले से ही चल रही थी, यह जो काम था वो पहले से ही हो रहा था, लेकिन कम मात्रा में ऑक्सीजन बन रहा था। अब वो कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस निकल रही है और धीरे धीरे जल बन रहा था। जैसे ही हमने प्लेटिनम उत्प्रेरक डाला, इसने अपक्रिया की दर को एकदम बढ़ा दिया और अधिक मात्रा में जल बनने लगा और ऑक्सीजन भी मुक्त होने लगी। किसने बढ़ाया? प्लेटिनम ने। तो क्या कहलाएगा? धनात्मक उत्प्रेरक। अब आप समझ गए होंगे धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब आ जाएगा आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो इसको रब किए देते हैं भाई। अब ये धनात्मक की जगह पे नहीं है, इन लाइनों में थोड़ा ही चेंज कर दो। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा देते हैं, क्या लिखेंगे? घटा देते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा देते हैं। ऋणात्मक, यहाँ पर लिख देंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक उत्प्रेरक या उत्प्रेरण कहलाते हैं। अब रासायनिक अपक्रियाएं बहुत तेज़ी से होती हैं अपघटित। आपको पता है एक क्लोरोफॉर्म गैस होती है। क्लोरोफॉर्म गैस को यदि हम वायु के संपर्क में रख दें तो बहुत जल्दी बदल कर वो फास्जीन गैस में बदल जाती है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहला इसका एग्जाम्पल उदाहरण CHCl3, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म और इसको हम वायु की उपस्थिति में रखेंगे। O2 लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए। हमने क्लोरोफॉर्म लिखा और वायु की उपस्थिति में रखा। क्लोरोफॉर्म अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है जो बहुत ही जल्द फास्जीन गैस में अपघटित हो जाता है। COCl2 को हम कहते हैं फास्जीन और बनता है HCl। अब ये भाई क्लोरोफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट यौगिक है, इसको संभाल कर रखना है। पहली बात तो इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है, सफ़ेद बोतलों में इसका ऑक्सीकरण परमानेंट होता रहता है। अब क्लोरोफॉर्म को कैसे बचाया जाए, इसकी जो फास्जीन बनने की दर है कैसे घटाई जाए, तो इसमें हम मिला देते हैं C2H5OH एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल हम क्लोरोफॉर्म में डाल दें और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी रख दें तो कम मात्रा में फास्जीन गैस बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। जो स्पीड थी कि सभी गैस खराब हुई जा रही थी, अब स्पीड है कि 2-3 अणु तो खराब होंगे, लेकिन उसको अपक्रिया में आपको दिखाना पड़ेगा जैसे हम अपक्रिया में दिखा रहे हैं। ये क्लोरोफॉर्म है। अब अपक्रिया को संतुलित करिए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1, लिए कितने थे? 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करिए। 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 क्लोराइड यहाँ से, 2 तियाँ 6 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ करिए तो ऑक्सीजन आपको 2 एकन 2 पूरे मिल गए, हो गया। और 2 दूनी 4 क्लोराइड यहाँ हैं और 2 तियाँ 6 लिए थे, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 2 एकन 2, 2 Cl लिए, 2 क्लोराइड यहाँ और 4 यहाँ है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। और 2 हाइड्रोजन ये बीच से निकले हैं, मल्टीप्लाई होता है तो सब में ही होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो आप समझ गए होंगे क्लोरोफॉर्म को वायु की उपस्थिति में रखें तो सभी गैस 10-15 मिनट में लीटर 2 लीटर फास्जीन गैस में बदल जाएगी और हाइड्रोजन गैस क्लोराइड गैस उड़ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड अपना पृथक हो जाएगा। फास्जीन गैस एक विषैली गैस है जिसे सूंघने पर मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है, इतनी जहरीली गैस है। पहली बात तो इसलिए रोकना ज़रूरी है कि फास्जीन ज़्यादा ना बने, और इसे सूंघने पर निश्चेतना भी आ जाती है, आप बेहोश भी हो सकते हैं। क्लोरोफॉर्म कभी भी भूल कर नहीं सूंघिएगा, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म को वायु की उपस्थिति में रखेंगे लेकिन एथिल अल्कोहल मिलाकर रखेंगे तो अपक्रिया की दर जितनी तेज़ी से ये उड़ रही थी उसकी दर को बिल्कुल ही घटा दिया, 90% तक घटा देती है।
तो ये क्या हो जाएगा उस समय, ऋणात्मक उत्प्रेरक। जितनी तेज अपक्रिया हो रही थी उसकी दर को इसने घटा दिया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, C6H5CHO, इसे कहते हैं बेंजल डिहाइड। लिख देते हैं बेंजल डिहाइड। ये बेंजल डिहाइड है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, यहाँ आप ऑक्सीजन ले लीजिए। बेंजल डिहाइड को वायु की उपस्थिति में रखते हैं, ये एक O है, ठीक है, वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो बहुत जल्दी से क्या बन जाता है, C6H5COOH। ये किस में बदल जाता है, बेंजोइक अम्ल में। जब हम बेंजल डिहाइड को वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो एक वायु का कण यानी एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाए तो ये COOH हो जाएगा। देखिए CHO तो पहले से ही है, एक O की आवश्यकता है तो COOH बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। अब भाई बेंजल डिहाइड ही हमें रखना है, ये बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसकी स्पीड कम करनी है। तो स्पीड कम करनी यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक को कुछ डालना है, ऐसा बंदा जो इसकी स्पीड में ठोकरें उत्पन्न कर दे। तो ठोकरें उत्पन्न करने वाला होता है एक C6H5NH और C6H5NH, इसे कहते हैं डाईफेनिलअमीन। इसका नाम बता दें आपको, डाईफेनिलएमीन। ये डाईफेनिलअमीन है। जब बेंजल डिहाइड का ऑक्सीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा था और बेंजोइक अम्ल में बदल रहा था, हम उसमें डाल देते हैं डाईफेनिलअमीन, तो अभिक्रिया की दर एकदम घट जाती है और बेंजोइक अम्ल का बनना कम हो जाता है। तो ये कैसा उत्प्रेरक हो जाएगा, ऋणात्मक। तो एक ये और एक ये दोनों क्या हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसने भी अपक्रिया क्लोरोफार्म की जो फास्जीन में बदलने की दर थी उसकी कम कर दी, और इसने बेंजल डिहाइड से बेंजोइक अम्ल में बदलने की दर को किस डाईफेनिलएमीन ने कम कर दिया। तो ये आप समझ गए होंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या कहते हैं। लोग धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में विषमांगी और समांगी को मिक्स कर देते हैं। विषमांगी और समांगी उत्प्रेरक होता है पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पर आधारित, और यहाँ पर होता है क्रियाविधि, कितनी तेज करेगा कितना धीमा करेगा। अब आ जाता है आपका तीसरा एग्जाम्पल, इसको रफ किए देते हैं। रफ करने के बाद में आपको बताएंगे स्व उत्प्रेरक। क्रियाविधि में तीसरा आपको मिल जाएगा थर्ड, या थर्ड की जगह पर ABC लिखिए भाई, थर्ड तो यहाँ पर सेकंड है ही, तो C ऑप्शन मान लीजिए। ABC कर लें आप, चारों को ABCD, पहला धनात्मक A मान लें और ऋणात्मक को B और स्व उत्प्रेरक को C। स्व उत्प्रेरक लिखेंगे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनने के पश्चात स्वयं अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। स्व
उत्प्रेरक कहलाता है। यहाँ बे की जगह बह कर लें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में बनने के पश्चात, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ बन रहा है, यानी कि उत्पाद में जो पदार्थ बन रहा है, बनने के पश्चात स्वयं अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, स्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखो यहाँ पर हम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रयोग करके आपके सामने दिखाएं, ये बातें आप सत्य कर सकते हैं स्वयं प्रयोग करके, ठीक है। या आप प्रयोगशाला में जाएं तो लेबोरेटरी में भी पूछा करें, जब आपके टीचर आपसे प्रयोग करवाएंगे लेबोरेटरी में जाकर, तो आप पूछा करें कि सर ये उत्प्रेरक कैसे क्रिया करेगा, और आपको सामने दिखाई देगा कि स्व उत्प्रेरक क्या कार्य कर रहा है। तो देखिए कैसे है उदाहरण, अब बनने वाला ही पदार्थ अपक्रिया बढ़ा रहा है, कोई चीज़ बाहर से नहीं डाली जाएगी। जैसे हमने क्या बनाया, A+B डाला, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाई, अमोनिया भी अपक्रिया की दर को बढ़ाने लगे। बनने वाली अमोनिया है जैसे नाइट्रोजन +3H2, और ये हमने आयरन के उत्प्रेरक में डाला और ये NH3 बन गया। अब ये अमोनिया भी थोड़ी सी, देखो एकदम कोई चीज़ नहीं बनती, पूरी तो दुनिया में कोई चीज़ एक समय में बन ही नहीं सकती। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को डाला तो थोड़ी सी अमोनिया बनी। अमोनिया भी अगर बढ़ाने लगे अपक्रिया की दर तो ये क्या कहलाएगा, स्व उत्प्रेरक। लेकिन ये ऐसा नहीं करती है, इसमें कौन करेगा, देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल COOH ऑक्जेलिक अम्ल को KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। KMnO4 ऑक्जेलिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो हमें यहाँ पर सल्फेट की इतनी संख्या चाहिए कि एक K2SO4 बन जाए, एक MnSO4 बन जाए। तो MnSO4 बनाने के लिए Mn की संयोजकता 2 होती है, तो MnSO4 एक सल्फेट चाहिए, कितना, एक सल्फेट। और K2 जब बनेगा तो K2SO4 बनेगा, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। तो सल्फेट कितने हो गए यहाँ पर, एक ये 2 हो गए टोटल। अब हमें पोटेशियम को 2 करना है, क्योंकि हमेशा सल्फेट के संग में पोटेशियम K2 लिखा जाएगा, क्योंकि सल्फेट की बैलेंसी होती है 2, इसे समझा देते हैं। सल्फ़र में बैलेंसी होती है 4, जिसमें एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ये SO4 बना रहे हैं पहले, जो SO4 पीछे का हिस्सा इसे बनाया, ये SO4 है। और ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है 2, इसने 2 पूरी कर ली, इसने 2, लेकिन इनकी अभी ये 2 संयोजकताएं खाली हैं। जब 2 संयोजकता वाला अणु आता है तो दोनों को घेर लेता है, लेकिन पोटेशियम एक संयोजकता वाला है, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये K2SO4 लिखना होगा। यहाँ के कितने हैं, 1, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। Mn कितने हो गए, 2, Mn कितने हो गए, 2, तो 2 MnO2 कर लीजिए, हो गया। बहुत आसान है संतुलित करना, आपको बता देते हैं। अब सल्फेट गिनिए, 2 एकन 2 और 1 3 है, और यहाँ सल्फेट कितना, अकेला, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी सल्फेट होंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करने से ये हाइड्रो ऑक्सीजन की संख्या हो गई 8, और हमें जल बनाना है, तो जल 8 ऑक्सीजन के लिए हमें चाहिए 16 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन चाहिए, 16, तभी तो यह H2 बनेगा, 8H2। तो यहाँ पर 6 ये मिल गए, तो 2 ये 8 हो रहे, इन्हीं को कर लें हम 10, तो 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 ये 10 और 6 16, ये हाइड्रोजन, क्योंकि सल्फेट पहले से ही टूट गए। तो 5 ये कितने हो गए, 10 और 3 दूनी 6 ये, तो ये 8 ऑक्सीजन है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 चाकू 8, तो आपका बन जाएगा 8H2O। आप देख लीजिए, 8 एकन 1, 8 एकन 8 ऑक्सीजन बन गए, और 8 दूनी 16 हाइड्रोजन। यहाँ भी आपको बता देते हैं, 5 ये, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई किया है, पूरे में किया है,
5 ये 5 10 और 3 दूनी 6 ये, तो 8 5 10 और 6 16 और 2 चाकू 8 हाइड्रोजन वो वहाँ पर पूरे हो गए। इसके कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, CO2 5 ये और 5 ये, तो कितनी निकल जाएंगी 10 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताते हैं यहाँ पर स्व उत्प्रेरक। यहाँ पर स्व उत्प्रेरक का काम करता है मैग्नीशियम। जैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट से मिलने जाता है तो Mn+2 आयन बनते हैं। अब हम बताते हैं, जब ऑक्जेलिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो 2 3 4 अणु अगर मैग्नीशियम आयन के बनेंगे ज़रूर, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है। मैग्नीशियम इससे सल्फेट तोड़ेगा, यहाँ से मैग्नीशियम निकल के इसका सल्फेट ले जाएगा, इतने में ही करेगा। और ये इतना उत्साहित होगा कि इस सल्फेट से जुड़ने के लिए बहुत आगे होगा। अब जो कोई काम जल्दी करता है तो वह अपक्रिया की दर को बढ़ाएगा। तो मैग्नीशियम आयन इस अपक्रिया को करने में बहुत तेज़ी दिखाता है और सल्फेट को अपने से जोड़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ से निकलता है, यहाँ पर जोड़ता है। तो ये अपक्रिया की दर में किसका काम करता है, स्व उत्प्रेरक। इसमें बाहर से कोई चीज़ नहीं डाली गई, ये अपक्रिया करने वाले तीनों अभिकारक हैं। पहला ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा KMnO4, तीसरा H2SO4। तो यहाँ पर जो मैग्नीज आयन है तो वो क्या करता है, अपक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ये उत्प्रेरक स्व उत्प्रेरक कहलाता है। इसमें बोल सकते हैं MnSO4 स्व उत्प्रेरक है। कौन है, ये है स्व उत्प्रेरक। ये पूरा ही कंपाउंड आप बोल सकते हैं स्व उत्प्रेरक। अब बात समझ गए होंगे। अब तीसरा आ जाता है डी ऑप्शन, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक है डी। उत्प्रेरक। अब इसमें लिखते हैं, आज बहुत लिखना पड़ा है सामने, वैसे थोड़ा सा लिख लेते थे तो ज़्यादा जल्दी हो जाता था। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है तो वह अभिकारक या बोलेंगे वह पदार्थ प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। वह जब एक रासायनिक अपक्रिया दूसरी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देती है मतलब कहती है तुम भी मेरे साथ आ जाओ तो हम तुम्हें भी खींचे लिए चले जाएं। जैसे धक्का लगाना है कि आप तो जा रहे हैं और दूसरे को धक्का लगाते चले जा रहे हैं, वो भी बिना बातचीत चलता चला जा रहा है लेकिन अकेला नहीं जा सकता है। तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है, प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। देखिए कैसे, सोडियम Na2SO3, सोडियम सल्फाइड का हम ऑक्सीकरण करेंगे। ये 2 हो गए, इसको आधा कर दीजिए। ऑक्सीकरण करते हैं तो सोडियम सल्फेट बन जाता है, Na2SO4 बन जाता है। ये आधी ऑक्सीजन यहाँ पर यानी 1 होता है, इसका मतलब होता है खाली O। ये क्या बन जाता है, सोडियम सल्फाइड बन जाता है। या हम यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन दिखा देते हैं आपको,
ये O, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाए तो सोडियम सल्फाइड बन जाता है। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड Na2SO3, ये आपका सोडियम आर्सेनाइड Na2ASO3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Na2ASO3 क्या होगा आपका सोडियम आर्सेनेट, क्या होगा सोडियम आर्सेनेट। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा डाली जाएगी तो ये अपक्रिया नहीं होगी। अब गड़बड़ हो गया बात, दोनों बातें गड़बड़ हो गई कि जब हम अकेला सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, ये सोडियम सल्फाइड है और ये सोडियम सल्फेट है, अब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वही प्रोसेस यहाँ पर है, सोडियम आर्सेनाइट है, इसका ऑक्सीकरण करते हैं नवजात ऑक्सीजन से, तो अपक्रिया में कोई उत्पाद नहीं बनता है। अब भाई क्या किया जाए, अलग अलग अपक्रियाएं हैं दोनों, ये अलग अपक्रिया है, ये अलग अपक्रिया है, परंतु जब सोडियम आर्सेनाइड सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड को एक दूसरे में मिक्स करके जैसे हम बताते हैं Na2SO3 प्लस Na2ASO3 का हम ऑक्सीकरण करें, कितनी ऑक्सीजन दें, 2, एक इसे मिल जाएगी एक इसे मिल जाएगी, तो बनता है Na2SO4, एक बनता Na2ASO4। अब देख लीजिए, देखिए ये मान लिया A मित्र है, ये B है, A सोडियम सल्फेट को A मान लिया, ये B मान लिया है। जब सोडियम A कोई बंदा है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है, या कहें कि A B दो मित्र हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, तो जब अलग अलग पढ़ते हैं तो A पास हो जाता है अलग पढ़ने से और B फेल हो जाता है, अलग अलग रूम लेकर पढ़ रहे हैं। फिर दोनों को एक ही रूम में इकट्ठा कर दिया और पढ़ाई करनी है ऑक्सीजन की, इसे भी ऑक्सीजन की पढ़ाई करनी थी तो ये पास हो रहा था, इसे भी ऑक्सीजन की पढ़ाई करनी थी तो ये फेल हो रहा था। अब दोनों को अलग अलग रूम में ना रखकर एक में रख दिया जाए, तो दोनों में सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनाइड को हम ऑक्सीकरण कर दिया तो दोनों पास हो जाते हैं। फेल कौन हो रहा था, सोडियम आर्सेनाइड, और पास कौन हो रहा था, सोडियम सल्फाइड। तो ये सोडियम सल्फाइड किसे प्रेरणा दे रहा है, सोडियम आर्सेनाइड को, जो प्रेरणा देगा वही प्रेरित उत्प्रेरक, किसकी वजह से ये ऑक्सीकरण हो गया, सोडियम सल्फाइड की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरित उत्प्रेरक, क्योंकि ये बंदा तो पहले ही पास हुआ जा रहा था और ये बंदा पहले से फेल हो रहा था, ये साथ में पढ़ते हैं तो पास हो जाते हैं, तो इसने इसको क्या किया, मोटिवेशन किया इसका, तो ये पास हो जाता है। तो यानी कि इसने मोटिवेशन किया, जो मोटिवेशन करेगा वही तो प्रेरित कर रहा है इसको कि भाई पढ़ भाई तो पास हो जाएगा। ऐसी कंडीशन आज की बहुत होती है, आपके मित्र होते हैं तो आप अगर मेहनत करते तो आप पास हो जाते हैं, आपका मित्र अगर मेहनत नहीं करता है तो वो फेल हो जाता है। ऐसे यहाँ पर है, ये भी एक रासायनिक अपक्रिया, ये भी रासायनिक अपक्रिया, दोनों रासायनिक अपक्रियाओं को हमने मिक्स कर दिया। तब कह रहा जब एक रासायनिक अपक्रिया दूसरी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देती है तो वह क्या कहलाता है, वह पदार्थ प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। तो प्रेरणा कौन दे रहा है, सोडियम सल्फाइड। तो आप बात को आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी उत्प्रेरक में एक वीडियो और बन जाएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, और जो स्टूडेंट नए सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल को तो वो ऑल बेल आइकन पर प्रेस कर लें। और एक बात, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारी मेहनत के अनुसार जितने व्यूज़ देते हैं उतने हिसाब से आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट लिख कर भेजा करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।